मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन जारी है और शिखर सम्मेलन में अब 2 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। दोनों ही केंद्रीय मंत्री हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और हमारे साथ हैं अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। दोनों से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप दोनों का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने। डॉक्टर महेश शर्मा, अनुप्रिया पटेल जी, और आप दोनों से मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले अगर आप 2-2.5 मिनट अपने मंत्रालय के कामकाज के बारे में बताना चाहें हमारे दर्शकों को, चूंकि मोदी सरकार के 3 साल हो चुके हैं। आपसे शुरू करना चाहूंगा डॉक्टर महेश शर्मा, आपका मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय, उसकी बड़ी उपलब्धियां आपको क्या लगती हैं इन 3 सालों में? 2014 जब देश खासतौर पर युवा और आम जन इस देश का सामने अंधेरा नजर आता था, भविष्य अंधकार में नजर आता था, रोशनी की किरण के रूप में एक सरकार स्थापित हुई और उसके मुखिया के रूप में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे भी पर्यटन और संस्कृति मंत्री और पहले सिविल एविएशन का काम करने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना कि पर्यटन अकेला देश के युवाओं के रोजगार की समस्या, विदेशी मुद्रा अर्जन का साधन, महिला सशक्तिकरण का साधन बनने में सक्षम है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि अगर जो सवाल अखिलेश जी ने पूछा है उस सवाल के लिए मैं तर्क दूंगा, कुछ एग्जामिन करेंगे, कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना, लेकिन मुझे खुशी है ये बताते हुए जब हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, इम्तिहान भी 10-12 घंटे पढ़ता भी है, इम्तिहान भी अच्छा हो गया, लेकिन अगर उसका रिजल्ट भी आ जाए और रिजल्ट भी अच्छा हो तो मुझे समझता है फिर किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी। आज से मात्र 10 दिन पूर्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था है, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में हम 2013 में 65वें स्थान पर थे। 2015 में हम 52वें स्थान पर आए और 2017 में हम 40वें स्थान पर आए। 3 वर्ष के इस काल में 25 अंक सकारात्मक पॉजिटिव जंप भारत को मिला है। मैं समझता हूं ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है। मेरे सामने बहुत सारे पर्यटन से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, वो इस महत्व को समझते हैं। विश्व के लोगों का भारत के पर्यटन में विश्वास जागा है। वैसे तो भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। 4 खूबसूरत ऋतुएं, 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा, डेजर्ट और सब कुछ है जो पर्यटन की दृष्टि से होना चाहिए। सुरक्षा पर सवाल उठते रहते थे। इसी वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म इंडेक्स में सुरक्षा में भी हम 15 स्थान ऊपर आए हैं। अमेरिका जैसा देश इस ट्रेवल इंडेक्स में मात्र 4 पॉइंट नीचे गया है। स्विट्जरलैंड 2 पॉइंट नीचे गया है। चाइना 4 पॉइंट ऊपर आए हैं। जापान 2 पॉइंट ऊपर आए। भारत 12 पॉइंट का जंप पॉजिटिव लेकर 25 अंकों से भारत ने यह जीत हासिल की है। मैं समझता हूं भारत के पर्यटन में विश्व के लोगों का विश्वास, पूरा विश्व 4.6% की प्रगति से पर्यटन में प्रगति की है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2016 में 1,33,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम लोगों ने अर्जन की और इस वर्ष 1,56,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा, यानी करीबन 11% का बढ़ोतरी, और अंकों की दृष्टि से देखें तो 10.6% की पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। और आज ही नया डेटा जो जारी हुआ है, अप्रैल माह को अगर हम पिछले साल के अप्रैल माह से कवर करें तो पिछले 25 वर्षों के इतिहास में पर्यटन में 23.6% की प्रगति भारत ने दर्ज की है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। 1363 हेल्पलाइन, आप जर्मनी में जाइए, पर्यटकों की सुविधा के लिए हो सकता है आपको जर्मन भाषा में बात करते हुए लोग मिल जाएं।
अंग्रेजी भाषा में मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप यहाँ कोई हमारा विदेशी पर्यटक रशिया से आता है, जर्मनी से आता है, स्पेन से आता है, जापान से आता है, अगर उसको किसी मदद की जरूरत है, आप 1363 हेल्पलाइन जारी कीजिए। उसका आपको रशिया भाषा में बात करना चाहते हैं, आपके किसी उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले से आप अगर बात करेंगे रशियन जापानी में तो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप 12 विदेशी भाषाओं के अंदर आप संपर्क कर आपको मदद मिलेगी। बहुत बड़ी सुविधा पहली बार भारत सरकार ने की है। अपने सभी मॉन्यूमेंट्स को हमने, पर्यटक स्थलों को, जो पर्यटन के 4 स्तंभ हैं, स्वच्छता, सुरक्षा, मेजबानी और कनेक्टिविटी, इससे जोड़ा है। भारतीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता आंदोलन से हमने अपने पॉलीथीन फ्री किए, हमने अपने सभी मॉन्यूमेंट्स को, सभी पर्यटक स्थलों को। सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां पर पर्यटक मित्र हम लोगों ने लगाए हैं। वहां पर मेजबानी में भारत का देश अभिभावक, हम अतिथि देवो भव के भाव से उनका स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूं कनेक्टिविटी में भारत की सरकार ने एक दूरगामी कदम उठाया है कि आज मात्र 76 हवाई अड्डे हम 300 में से इस्तेमाल करते थे, अब लगभग 70 और हवाई अड्डों को आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से 500 किलोमीटर की यात्रा मात्र 2500 रुपए। मुझे याद है, मैं जब गांव में था, जब हवाई जहाज ऊपर से गुजरता था तो मेरे दिल में भाव जागते थे, ना जाने मेरे इस जन्म में कभी हवाई जहाज बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं। लेकिन 2500 रुपए में, और अगर आधा घंटे की फ्लाइंग टाइम है तो मात्र 1250 रुपए में आज एक आम आदमी, देश का विदेशी पर्यटक, किसान 1250 रुपए में हवाई यात्रा कर सकता है। पर्यटक के दृष्टि से मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे सुधार, ई टिकटिंग आज लग गई, लाइनें लगती थी पर्यटक प्लेसेस के ऊपर आकर, ई टिकटिंग की सुविधा आज वहां पर उपलब्ध है। तो मैं समझता हूं और इतनी सारी योजनाएं भारत सरकार ने पर्यटन के लिए की है। क्रूज टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म हमारा एक स्तंभ बनने जा रहा है। विश्व के ग्रोथ को देखते हुए भारत में पिछले साल पर्यटक मेडिकल टूरिज्म का 23% और इस साल 25% प्रगति हुई है, जो भी विश्व भर में एक इतिहास है। मेडिकल टूरिज्म हमारा टारगेट है कि हम इसे 30% तक ले जाएंगे। वर्ल्ड का 1% से भी कम पर्यटक हम अभी ला पाते हैं। हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम इसे 2.5% तक विश्व शेयर हमारे पास होगा। और मैं समझता हूं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक बहुत बड़ा कामगार सतंग होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। सवाल जवाब का आपसे मैं सिलसिला शुरू करूं उससे पहले अनुप्रिया पटेल जी, आपसे आग्रह करूंगा कि अपने मंत्रालय से जुड़ी अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कामयाबी आपको लगती हैं उसके बारे में बताएं। थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा थोड़ा। सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि हम उस सरकार का अंग हैं जो सरकार अपने करे हुए कार्यों को जनता के बीच पहुंचाना चाहती है। और इसी कड़ी में मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की उपलब्धियों को भी आपके समक्ष रखूंगी। सबसे पहली उपलब्धि मैं समझती हूं कि हमारे मंत्रालय की यही रही है कि हम 15 सालों से एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की, एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी की प्रतीक्षा कर रहे थे और सफलतापूर्वक हम उस नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी को लेकर आए हैं। और उसकी सबसे खास बात यह है कि हमारी ये नई पॉलिसी जो आई है, इसके तहत हमने अपनी सोच में, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। पहले हम बीमार व्यक्ति को ठीक करने पर ज़्यादा ध्यान देते थे, अब हमने एक पैराडाइम शिफ्ट करते हुए सिक केयर से प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ओर एक मूवमेंट किया है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करेंगे कि हम लोगों को स्वस्थ कैसे रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा इसमें संकल्प है कि हम भारत के हर एक नागरिक तक अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर को पहुंचाने का काम करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक हमारे देश के अंदर जीडीपी का महज 1% हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करते आए हैं। हमने तय किया है कि हमारी जो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है उसके अंतर्गत हम टाइम बाउंड तरीके से जो 1% हम खर्च कर रहे हैं उसे हम जीडीपी के 2.5% तक लेकर जाएंगे। इसके साथ ही हमारी उपलब्धियों में जो हमने मेंटल हेल्थ केयर बिल पार्लियामेंट में पास करवाया है, जिसके जरिए हमारा ये प्रयास है कि देश के अंदर जो भी लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं हम उनके अधिकारों की सुरक्षा करें और उन्हें एक लाइफ ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट देने का काम करें। ये हमने प्रयास इस बिल के माध्यम से किया है। इसके साथ ही एक बहुत लंबे समय से पेंडिंग था हमारा HIV एड्स बिल, जो बहुत ज़रूरी था कि जो लोग आज HIV एड्स से पीड़ित हैं वो इस देश के अंदर सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करें, उनका किसी प्रकार का शोषण ना हो, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, उन्हें उनके अधिकार मिले। उस बिल को भी हमने पारित किया है। मेडिकल एडमिशन्स में मैल प्रैक्टिसेस को कर्ब करने के लिए हमने नीट की परीक्षा के सिस्टम को लागू किया है, इस नई व्यवस्था को लागू किया है।
इसके साथ ही हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है अमृत फार्मेसी स्टोर्स के रूप में, जो हमने देश भर में आज 83 स्टोर्स हमने स्थापित किए हैं। और इन स्टोर्स के माध्यम से हमारा प्रयास है कि कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कार्डियक स्टेंट्स, ऐसे तमाम जो बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, बहुत गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए, उनको हम आम जनमानस तक 70 से 90% डिस्काउंटेड रेट्स पर पहुँचाएँ। और मुझे खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि अमृत फार्मेसी स्टोर्स जो हमने स्थापित किए हैं, उसके माध्यम से आज हमने अपने देश के मरीजों के लगभग 104 करोड़ रुपए की सेविंग की है, इतने कम उसके दाम करने की वजह से। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हमेशा से चिंतन का विषय रहा है कि देश के अंदर जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, अगर परिवार के किसी सदस्य को किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रस्त हो जाते हैं तो उनके इलाज में बहुत सारी उनकी जो सेविंग्स होती हैं वो खर्च हो जाती हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग देश के अंदर केवल इस वजह से आज बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार में कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके इलाज, उसकी जांच, उसकी दवाओं के नाम पे बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार ने फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक्स का इनिशिएटिव लिया है, यानी अब हम जो ज़रूरी दवाएं हैं उनको NHM प्रोग्राम के तहत हर जिले के अंदर आम नागरिकों तक फ्री ड्रग्स को सप्लाई करेंगे, उसको मुहैया करेंगे। और इसके लिए सारे स्टेट्स फ्री ड्रग्स पॉलिसी को नोटिफाई भी कर चुके हैं। जो हमारी फ्री डायग्नोस्टिक्स यानी जांच भी अब मुफ्त तरीके से हो, वो भी लोगों को, गरीब लोगों के लिए विशेषकर से उसमें कोई पैसा खर्च ना हो, इसको भी हम सारे स्टेट्स को ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू कर चुके हैं। ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इसके साथ ही टर्शरी हेल्थ केयर में और मेडिकल एजुकेशन में जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको खत्म करने के लिए भी भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हम जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, हम देश के अंदर नए एम्स की स्थापना कर रहे हैं। उसमें हमारे कई एम्स अभी कंस्ट्रक्शन जिनका एक्सपीडाइट कर रहे हैं, कई हैं जिनका कैबिनेट सैंक्शन मिल भी चुका है। इसके साथ ही जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, उसके अंदर हम सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स की स्थापना कर रहे हैं और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स वो बता दीजिएगा अभी सवाल जवाब का जब सिलसिला शुरू होगा तो, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आगे उन बातों को कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका। महेश शर्मा जी, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा और सबसे पहले तो आपको बधाई, जिस तरह की प्रचंड जीत आप लोगों को उत्तर प्रदेश में मिली है। राजनीतिक सवालों पर मैं आऊं उससे पहले जरा एक सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने, जब वो भाषण दिया करते थे, उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी बात कही थी कि $3 ट्रिलियन की संभावना है, असीम संभावनाएं हैं। तो उसमें से कितना पैसा अब तक आप लोग ला पाए, जो प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे उसमें से? 3 साल हुए आपको। देखिए, FDI के माध्यम से और टूरिज्म और होटल्स को मैं समझता हूं भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए बहुत ओपन किया है। 100% FDI तक की परमिशन दी है और पिछले वर्ष ही जो हम लोगों ने टूरिज्म करी उसमें 15,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा का लोगों ने इन्वेस्ट किया है। भारत के प्रति भी ओवरऑल भी FDI के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ा है और जो प्रगति थी लगभग 46% की प्रगति से मैं समझता हूं FDI इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो ओवरऑल भी बढ़ा है और पर्यटन के प्रति जो मैं आंकड़े दे रहा हूं ये अपने आप में बताते हैं कि पर्यटन के प्रति विश्व के लोगों का विश्वास भारत में बढ़ा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ा है। ठीक है, पर्यटन के लिए एक बहुत जरूरी चीज महेश जी जो होती है वो ये है कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, उसे देखकर भी पर्यटक बड़ी संख्या में देश में आते हैं, बाहर के पर्यटक और देश के पर्यटक भी अगर दूसरी जगहों पर जाते हैं तो। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मेरा सवाल है, चूंकि आप गौतम बुद्ध नगर से सांसद भी हैं, सवाल मेरा यह है, जिस तरह की हाल में घटनाएं देखने को मिली, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई घटनाएं, मथुरा में ज्वेलर्स की हत्या हो या फिर आगरा की जो घटना हो या फिर नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की बात कर ली जाए, नाइजीरियाई नागरिक पर जो हमला हुआ, ऐसी स्थिति में आप पर्यटन को कैसे बढ़ा सकेंगे? देखिए, ऐसी कोई भी घटना जब होती है देश के लिए पीड़ा का विषय है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, देश बड़ा है, जहां की आपने बात करी, प्रदेश बड़ा है, उद्देश्य भी बड़ा है और जनादेश भी बड़ा है। तो प्रदेश तो पहले भी बड़ा था। बड़ा है तो बड़ी चीजों की तरफ अब हम ध्यान देंगे। ये देखिए कि सकारात्मक काम कितने हुए हैं। अच्छा, घटनाएं हुई हैं, पीड़ादायक हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनमें हालांकि लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है, लेकिन भारत सरकार उससे अपना पिंड नहीं झाड़ सकती। आज 15 पॉइंट अंक
उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें पॉजिटिव पॉइंट्स दिए हैं। स्विट्जरलैंड की मानक संस्था है, मैं कहता हूं अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पर्यटक मित्रों के माध्यम से ये 1363 हेल्पलाइन, एंड टू एंड टूरिज्म, उतरते ही कितना बड़ा भारत का अकेला प्रयास है, शायद एक देश और कर रहा है कि आप उतरते हैं, हम उनको एक सिम कार्ड देते हैं कि आप तुरंत उतरते 15 मिनट के अंदर फ्लाइट से आप उतरते हैं, आपको एक फ्री सिम कार्ड भारत सरकार की मिलता है जिसमें आप अपने किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी टूर ऑपरेटर से, टैक्सी वाले से कनेक्ट कर सकते हैं, 1363 हेल्पलाइन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से जितने कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं और उनके परिणाम भी आने लगे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इतने बड़े वृहद देश को देखते हुए और हमारा अंतिम उद्देश्य है कि हम इस देश को सबके सहयोग से, देशवासियों के अभी अतिथि देवो भाव के सहयोग से इसको आगे ले जाएं। भारत सरकार प्रयासरत है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अब मैं इसमें गोरक्षा के नाम पर जो तथाकथित तौर पर नैतिकता की ठेकेदारी होती है उस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अगर पहलू खान मारा जाता है कोई गोरक्षा के नाम पर तो उसे किस संस्कृति को बढ़ावा मिलता है? फिर देश के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने, किसी मंत्री ने क्या कभी ऐसी किसी घटना का समर्थन किया या ये इसकी भर्त्सना नहीं की? नहीं होनी चाहिए थी घटना। मैं कहता हूं कानून ऐसा है, कानून को आप दीजिए, सजा मिले, अगर गौ रक्षकों को भी के नाम पर जो लोग हैं उनको भी सजा मिले और गौ हत्यारे जो काम कर रहे हैं उनको भी सजा मिले, लेकिन ये काम किसी को व्यक्ति या किसी संस्था को करने का हक नहीं है। कानून के हाथ मजबूत है, कानून इस काम को करे। किसी व्यक्ति को कहने की बात किसी भी सरकार के किसी सांसद से लेके किसी ने भी इसकी तरफदारी नहीं करी। ऐसी किसी भी घटना की हम भर्त्सना करते हैं। कानून को अपना काम करने दे, बराबर की सजा मिले। अगर किसी को, अगर गौ हत्या का कानून हमारे देश में है लेकिन तो उसकी सजा भी मिले, और अगर गौरक्षक के नाम पर अगर कोई इस तरह की हरकत हो रही तो उसको भी सजा मिले। अनुप्रिया जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक और सवाल महेश जी आपसे ये है, आप पर यह भी आरोप लग रहा है इन दिनों की एक खास धर्म की संस्कृति का ही ज्यादा ख्याल है आपको। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट के माध्यम से संघ का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको आप पिछले दरवाजे से आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, 130 करोड़ के लोगों का यह देश, इस देश के लोगों में हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, बिरादरी, अगड़ों पिछड़ों में नहीं बांटा। जो लोग इस तरह की राजनीति, धर्म की और समाज को बांटने की राजनीति करते थे, उनको इस देश की जनता ने करारा जवाब दिया है और आईना दिखाया है कि इस तरह की राजनीति करने वालों का इस देश में कोई स्थान नहीं है। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे अध्यक्ष ने कभी इस तरह की बात को समर्थन नहीं दिया, चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो, चाहे जात बिरादरियों में बांटने की बात हो। कोई एक कदम मेरा बताए, हमने अगर रामायण सर्किट शुरू किया तो हमने कृष्णा सर्किट भी शुरू किया, हमने बुद्धिस्ट सर्किट भी शुरू किया, हमने सूफी सर्किट भी शुरू किया, हमने तीर्थंकर सर्किट भी शुरू किया। कोई इस्लाम सर्किट भी शुरू किया? सूफी सर्किट भी हमने शुरू किया। अच्छा जी, तो आप किस तरह के, क्या इस देश के बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारतवासी पहले, बाद के अंदर आप उनको समाज में बांट सकते हैं। चलिए, मैं बाद में आपके पास आऊंगा, फिर कुछ सवाल भी आ रहे हैं आपके लिए। अनुप्रिया जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने अपने मंत्रालय के बारे में जो बातें कही उसमें खास जोर आपका यह था कि लोगों को सस्ती दवाएं मिले। मेरा सवाल यह है कि एम्स के बारे में हाल में यह खबर यह भी आई थी कि वहां पर जेनरिक दवाओं की उपलब्धि की जो बात कही जाती है, सिर्फ 230 तरह की वहां पर दवाएं मिल पा रही हैं, जबकि आप लोगों ने कहा था कि 700 तरह की जेनरिक दवाएं वहां पर आप मुहैया करवाएंगे। ऐसा क्यों? देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, अगर वहां पर यह सूरत हाल है तो बाकी जगहों पे क्या स्थिति होगी? देखिए, निश्चित रूप से ये खबर आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। कुछ कमियां हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संकल्प में, हमारी मंशा में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कहीं किसी प्रकार का अभाव है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है और देश भर में बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो हम तुरंत उसका निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। एम्स हमारा बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन एम्स को चलाने वाले भी हम हैं, उसमें भी कुछ कमियां रह सकती हैं। जरूरी ये है कि हमारे अंदर मंशा होनी चाहिए कि हम उसको सुधारें। मंशा से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे, जो प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, उसके अंतर्गत साल 2017 तक 3000 केंद्र खुलने थे और जो मेरे पास आंकड़ा है उसके मुताबिक सिर्फ 1235 केंद्र ऐसे खुले हैं। क्यों आखिर? औषधि केंद्र जो है ये दूसरे मंत्रालय से रिलेटेड है, लेकिन 3000 खुलने हैं ये तय किया गया है। और हमारे मंत्रालय से रिलेटेड अमृत फार्मेसी स्टोर्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हम 83 अभी तक खोल चुके हैं। और जहां जहां राज्य सरकारें हमें अनुमति दे रही हैं, हम उसको खोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और कोई भी फैसला अगर सरकार लेती है तो एक दिन में काम आप उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। हमने शुरुआत कर दी है, हमारा जब तक कार्यकाल पूरा होगा तब तक हमारे जितने वायदे हमने किए हैं वो हम पूरे करके दिखाएंगे। ठीक है।
सरकारी जो अस्पताल हैं उनके अच्छे दिन कब आएंगे, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर बार बार ये आरोप लगता है कि वहां पर एक तरीके से लूट खसोट का धंधा चलता है, हर कोई वहां पर नहीं जा सकता इलाज के लिए, आम लोग नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट अस्पतालों में आज जिस तरीके से इलाज पर जो खर्च है वो एक साधारण भारतीय परिवार उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए जो मैंने तमाम इनिशिएटिव्स आपको गिनाए, जिसमें फ्री ड्रग्स से लेकर फ्री डायग्नोस्टिक्स से लेकर एम्स जैसे नए संस्थानों को बनाने और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स डेवलप करने, यहां तक कि मेडिकल एजुकेशन में भी हम काफी काम कर रहे हैं जिससे कि डॉक्टरों की कमी का सामना ना पड़ना पड़े। हमने प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें हम विशेष रूप से जो गरीब परिवार हैं उनको हम मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं पीपीपी मोड पर, और देश में अभी तक हमने इसकी घोषणा की है, तब से 11 लाख। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही है, तमाम योजनाएं हैं आप जिसका जिक्र कर रही हैं। महेश जी, आप मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, स्वास्थ्य एक दिन का विषय नहीं होता है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये सारे प्रोग्राम स्कीम्स हम लॉन्च कर चुके हैं और ये सारी इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये अपने प्रोसेस में चल रही है, और हम 1 से शुरुआत करते हैं तभी हम 100 तक पहुंचते हैं। हमने अगर डायलिसिस प्रोग्राम की शुरुआत की है तो मैं आपको बता रही हूं कि 11 लाख सेशंस हम अभी तक कर चुके हैं, लेकिन हमें इसके और भी आगे जाना है। हमारा ये डिसीजन है, हमने तय किया है कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 6 डायलिसिस की मशीनें स्थापित कर महेश देंगे। जी, आप भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक हैं, आप लगता है कुछ इस पे कहना चाह रहे थे शायद, जब मैं सवाल पूछ रहा था अनुप्रिया जी से। सरकारी अस्पताल कब तक यहां पर देश में चाक चौबंद होंगे, दुरुस्त होंगे? सरकारी सेवाओं के अंदर पिछले 60-70 वर्षों की आजादी के अंदर क्या आप सुनना चाहेंगे कि आज देश के अंदर 4 लाख डॉक्टरों की कमी है, 9 लाख नर्सेज की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो पीएचसी जो बना दिए गए हैं उनको व्यवस्थित कर कर दोबारा पटरी पर लाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय पर है। प्रयास जारी है। इस साल पहली बार सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स बढ़ाई हैं। ये जो हमारे जेनरिक मेडिकल स्टोर हैं, ये बहुत बड़ी सुविधा है देश की सरकार की लोगों के लिए। ये बात सही है कि प्राइवेट अस्पतालों की कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से भी कानून ऐसे बनाए गए कि किसी भी व्यक्ति को मेडिकल सर्विस इमरजेंसी के अंदर कोई अस्पताल मना नहीं करेगा। ये सब कानून हमारी भारत की सरकार ला रही है और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं। मैंने आपसे जो पहले सवाल पूछा था, अनुप्रिया जी से सवाल पूछने के पहले, जब मैं आपसे कह रहा था कि जो तमाम सर्किट खुल रहे हैं, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, उसी से जुड़ा एक और सवाल है। राम के बाद अब सीता के जन्मस्थली पर भी विवाद की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ खास इसके पीछे एजेंडा है, कोई ध्रुवीकरण का प्रयास है? अब तो यूपी में चुनाव भी हो चुके हैं। किसने शुरू करी? किसने शुरू करी? कौन कर रहा है? हमने तो कहा कि भगवान राम, मां सीता, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारी आस्थाओं का केंद्र है, हमारे देवता हैं, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। लेकिन हाँ, ये पूछा कि खुदाई की क्या आपने, कैसे पता चला आपको है नहीं है? मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने अभी भी ट्वीट कर कहा है। हमने कहा कि 2nd सेंचुरी BC में भी, वाल्मीकि रामायण में भी मां सीता का जन्म स्थल सीतामढ़ी दिखाया गया, हम मानते हैं। और वहां पर उन्हें वैदेही तरह तरह के नामों से उन जगह को उन्होंने दिया है, नाम दिया है। अब वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने कोई खुदाई करी जहां आपको माता सीता के? जायज सी बात है कि हमने ऐसी कोई खुदाई, हमारे संस्कारों में नहीं है, ना कोई ऐसा विषय कभी उठा कि हम वहां खोदें, हमने मान्यता है। हमने उनसे काउंटर सवाल जरूर पूछा था कि क्या आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी का कोई जन्म का स्थान का प्रूफ आपके पास है? उनकी छतरी, उनका चश्मा, उनकी तो उन्होंने ट्वीट करके मुझे जवाब दिया कि मेरे 4 फादर्स का है, 4 ग्रैंडफादर्स का है। तो मैं कहूँगा उससे पिछली पीढ़ी की, आप तो 4 पीढ़ी की बात कर रहे हैं, वो तो 2nd सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे आस्थाओं के प्रश्न को राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। हम सब स्वीकार करते हैं, सब धर्मों को स्वीकार करते हैं, हम ईसा का जन्म भी स्वीकार करते हैं। नहीं, तो आप पे भी तो यही आरोप लगता है कि जो आस्था का विषय है उसका आप राजनीतिकरण कर देते हैं। ये प्रश्न उन्होंने पूछा, हमने नहीं कहा। उन्होंने हमसे सवाल पूछा क्या आपने कोई खुदाई करी? हमने कोई खुदाई नहीं करी, ना हमारी खुदाई करने की कोई मंशा है वहां पर। लेकिन ये तो सवाल उन्होंने राजनीति की तरफ से पूछा, हमने इस विषय को नहीं छेड़ना चाहते। हम भगवान राम और सीता के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह हमारे दिल में नहीं है, हमारी आस्था का, और हम सब भगवानों में, सब धर्मों में विश्वास रखते हैं। सबके धर्मों को, किसी धर्म को हम इस मामले में नहीं छेड़ना चाहते। ठीक है महेश जी, एक सवाल दर्शकों के बीच से आया है। आइए रिजवी हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित लायन सफारी और जेवर एयरपोर्ट हवाई अड्डा बनने की प्रगति में आपका और सरकार का क्या प्रयास है? कहां तक पहुंचे? उस पूरे क्षेत्र को हम एक पर्यटक स्थल के सर्किट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर से लेकर
दलित प्रेरणा पार्क, फिर वहाँ का अप्पू घर से लेकर नेशनल बोटेनिकल गार्डन, फिर वहाँ से नलगढ़ा का शहीद स्तंभ, फिर वहाँ से नाइट सफारी से वहाँ से होते हुए मथुरा आगरा होते हुए, और जब भी सरकार उचित समझेगी, मैं समझता हूं इन सभी व्यवस्थाओं पर हमने पर्यटकों की दृष्टि से उस विषय को आगे बढ़ा दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है ये अपने आप में एक जो गोल्डन ट्रायंगल जो हम बनाते हैं यहां से दिल्ली, आगरा और राजस्थान होते हुए, उस गोल्डन ट्रायंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश शर्मा जी, अनुप्रिया पटेल जी, आप दोनों का शिखर सम्मेलन में आने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।